सबसे पहले हमारे पास FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एक्चुअली ये क्या है, पाकिस्तान में टैक्स का डिपार्टमेंट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरे मुल्क में जितनी टैक्स की एक्टिविटीज़ की जाती हैं रिगार्डिंग टैक्स कलेक्शन, कि पूरे मुल्क में जो टैक्स इकट्ठा करना है, जो टैक्स के रूल्स बनाने हैं, टैक्स किन किन बातों पे लगना है, किन किन बातों में टैक्स नहीं लगना, किन बातों में टैक्स में रियायत मिलेगी, किन बातों में टैक्स कंसेशन मिलेगी। तो इन तमाम बातों का जो ज़िम्मेदार है, जो हेड है, वो है हमारे पास FBR, जिसे हम कहते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अगर आपने कभी किसी शॉप पे देखा हो, या आपका कोई जानने वाला या फादर या कोई भी जो बिज़नेस करते हो और उन्होंने अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाया हो, तो देखें उन्होंने एक सर्टिफिकेट डिस्प्ले किया होता है जिसमें बड़ा सा FBR लिखा होता है। तो एक्चुअली ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है FBR की तरफ से उस पर्सन को जिसने अपना कारोबार FBR से रजिस्टर करवाया हो। 2-3 अदारे ऐसे हैं जहां से हमें बिज़नेस को रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिनमें सबसे पहले होता है रजिस्ट्रार, यानी जिससे हम अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाते हैं, बिज़नेस नेम रजिस्टर करवाते हैं, उसे हम कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर रजिस्टर किया जाता है। दूसरा होता है जहां सिर्फ कंपनीज रजिस्टर की जाती हैं, जिसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। नॉर्मल जो बिज़नेस है, प्राइवेट बिज़नेस, पार्टनरशिप या प्राइवेट कंपनी, उसको हम स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं करवाते। जो कंपनीज होती हैं पब्लिक कंपनीज, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस भी लेना होता है। और फिर तीसरी जगह होती है FBR यानी टैक्स का डिपार्टमेंट, जहां से हमने अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाना होता है। तो वो कहाँ रजिस्टर होगा? FBR में रजिस्टर होगा। कौन करेगा? कमिश्नर करेगा। तो यही देखिए मैंने नेक्स्ट बार लिख दिया है कि FBR के अंदर 2 तरह के ऑफिसर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते हैं CIR। और दूसरा ऑफिसर होता है कमिश्नर अपील्स। अपील कहते हैं केस करने को, यानी आपने टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई इशू है, आपने रिटर्न जमा करवाई लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की, या कोई भी मसला आ गया है, तो उसके ख़िलाफ़ जो आप अपील करते हैं, केस करते हैं, तो वो हम इस कमिश्नर के पास करते हैं। यानी ये समझ लें कि FBR के अंडर 2 तरह के कमिश्नर होते हैं। एक वो जिनका ताल्लुक सिर्फ अपील से है, जो लोगों के केस की सुनवाई करते हैं बस। और दूसरे वो जिन्हें हम CIR कहते हैं, जो टैक्स डिपार्टमेंट का निज़ाम संभाल रहे होते हैं। इनकी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती हैं। जिस तरह कोई हो सकता है कि CIR एरिया वाइज हो, मसलन लाहौर के एरिया में टाउनशिप का अलहदा CIR हो, मे बी ग्रीन टाउन का अलहदा हो, मॉडल टाउन का अलहदा हो, वापडा टाउन का अलहदा हो। तो ये CIR जो हैं एरिया वाइज भी हो सकते हैं। फिर ये जो CIR हैं कमिश्नर, ये ड्यूटी वाइज भी हो सकते हैं। जिस तरह हो सकता है किसी कमिश्नर की ड्यूटी सिर्फ रिटर्न्स जमा करवाना हो। रिटर्न समझते हैं, रिटर्न कहते हैं, वैसे तो रिटर्न का लफ्ज़ी मतलब होता है वापसी, लेकिन टैक्स में रिटर्न हम उस फॉर्म को कहते हैं जिस फॉर्म के ऊपर हम कैलकुलेशन करके टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाते हैं, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं रिटर्न। तो आज से याद रख लें कि जब भी मैं टैक्स में पढ़ाते वक्त वर्ड रिटर्न बोलूँ तो उसका मतलब वापसी नहीं होगा, उसका मतलब वो टैक्स का फॉर्म होगा जो टैक्स डिपार्टमेंट में कैलकुलेशन करके जमा करवाया जाता है। तो सेम ऐसे ही कोई कमिश्नर हो सकता है जिसकी ज़िम्मेदारी वो रिटर्न्स से रिलेटेड हो। ऐसे ही कोई कमिश्नर हो सकता है जिसकी ज़िम्मेदारी ऑडिट से रिलेटेड हो। ऐसे ही कोई कमिश्नर हो सकता है जिसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ IT से रिलेटेड हो। तो ये कमिश्नर हो सकते हैं, काफ़ी सारे ऑफिसर हो सकते हैं, लेकिन मेन कैटेगरी इनकी 2 ही हैं। फर्स्ट वन जो CIR है, इनका ताल्लुक होता है सिर्फ मैनेजमेंट से, टैक्स का निज़ाम चलाने से। और जो दूसरा है कमिश्नर अपील, इसका ताल्लुक होता है सिर्फ सुनवाई से, केस की सुनवाई करना। यानी आपको टैक्स रिलेटेड कोई भी मसला है या किसी कमिश्नर के साथ आपकी नहीं बन रही, आप कह रहे हैं जी हमारा टैक्स 5 लाख बनता है, लेकिन कमिश्नर कह रहा है जी नहीं आपका टैक्स 6 लाख बनता है, तो इस तरह का कोई भी आपको इशू आ जाए तो आप उसके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं। वो केस कहाँ करेंगे आप? कमिश्नर अपील्स के पास करेंगे। इसलिए मैंने लिख दिया है कि जब भी आपको मसला आए तो फर्स्ट अपील आप कमिश्नर अपील के पास दायर करते हैं, वहाँ जमा करवाते हैं।
फिर अगर आपको उस कमिश्नर का फैसला भी पसंद ना आए, जो कमिश्नर अपील है उसने आपका केस सुना और केस सुनकर फैसला दे दिया और आपको वो फैसला भी पसंद नहीं आया, तो फिर आप सेकंड अपील भी कर सकते हैं। वो किसके पास करेंगे? हम एपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के पास करेंगे। ATIR इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये एक्चुअली क्या है? ये टैक्स कोर्ट है। ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। जुडिशियल कहते हैं कोर्ट वाली अथॉरिटी, यानी जहाँ पर आप केस कर सकते हैं, जो जजमेंट अपना फैसला दे। तो ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है इन मैटर्स ऑफ टैक्स, यानी टैक्स के मामलात में कोई भी मसला आए तो हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारे पास ATIR। फिर इसके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसने जो डिसीजन कर दिया वो आपका फाइनल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टैक्स के लिहाज से दो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ होती हैं, एक FBR जो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ टैक्स है, यानी ये टैक्स का निज़ाम चलाने के लिए हाईएस्ट है, ये उस टैक्स के निज़ाम का सरबराह है। और दूसरी है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, ये जजमेंट के लिहाज से हाईएस्ट है, जिसे हम कहते हैं ATIR। यानी अगर कमिश्नर अपील का फ़ैसला आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप दोबारा अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में, जो क्या है ATIR। अब जो ATIR ने अपना फ़ैसला कर दिया वो फाइनल होगा, उसके फ़ैसले को मज़ीद आगे हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह आपका जो टैक्स का सिस्टम है वो चलता है। मज़ीद जब हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे तब हम FBR के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, CIR के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, कमिश्नर अपील्स के बारे में भी पूरी डिटेल पढ़ेंगे और ATIR के बारे में भी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये मैंने आपको इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता दिया है, शॉर्ट डिटेल बता दिया है कि इस तरह से ये अथॉरिटीज़ काम करती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि मुल्क में इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर कैसे चलता है और इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर में कैलकुलेशन ऑफ टैक्स कैसे की जाती है। तो सबसे पहली बात इनकम टैक्स के लिए आपने याद रखनी है कि जो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है इनकम का, वो हमेशा 1 जुलाई से शुरू होता है और अगले साल की 30 जून को वो साल ख़त्म होता है। यही वजह है कि जो आपके मुल्क में बजट पेश किया जा रहा होता है वो तकरीबन इन्हीं डेट्स में किया जा रहा होता है, यानी 27, 28, 29 जून के करीब जाके बजट पेश किया जा रहा होता है। क्यों बजट पेश करते हैं? क्योंकि जो बजट आता है उसमें हमेशा टैक्स अमेंडमेंट्स आती हैं, यानी टैक्स के न्यू रूल्स आते हैं जिनको हमने अप्लाई करना होता है टैक्स के अगले साल से। तो वो मैंने आपको बता दिया कि टैक्स का जब भी नया साल शुरू होगा नॉर्मल, वो हमेशा 1 जुलाई से शुरू होगा। तो ये आपने बात याद रखनी है। जिस तरह हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, जो नॉर्मल हम अकाउंटिंग बिजनेस ईयर पढ़ रहे होते हैं वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, जबकि जो इनकम टैक्स में ईयर है वो 1 जनवरी से शुरू नहीं होता, वो 1 जुलाई से शुरू होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो टैक्स में ईयर होगा वो जनवरी से नहीं होगा, वो अंडरस्टूड है कि हमेशा 1 जुलाई से शुरू होगा। अब वो कोई भी ईयर हो, मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख दिया 1 जुलाई 2018, और एंड कब होगा? पूरे 12 महीने बाद, जो अगले साल की 30 जून बना करेगी। तो टैक्स में जो हमारा ईयर हुआ करेगा नॉर्मल टैक्स ईयर, वो हमेशा 1 जुलाई 2018 से शुरू हुआ करेगा और ख़त्म हुआ करेगा 30 जून 2019 को। सेम इस तरह अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1 जुलाई 2017 को शुरू हो रहा है तो एंड हो जाएगा फिर 30 जून 2018 को। और स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है? कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कहते हैं भाई कि हमें नॉर्मल टैक्स ईयर सूट ही नहीं करता, हमारी जो इनकम होती है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पीरियड में नहीं आ रही होती, लिहाजा हम अपनी टैक्स की कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह बैंक्स हैं, बैंक्स में देखें तो नॉर्मली उनकी जो कैलकुलेशन है जो बिज़नेस रिलेटेड होती है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की जा रही होती है। और क्योंकि बैंक्स का ताल्लुक बहुत सारे बिज़नेस के अकाउंट से होता है और बहुत सारे बिज़नेस की डेट्स भी 1 जनवरी से
31 दिसंबर तक होती है। तो वो कहते हैं भी फिर हमें ये जो डेट है ना ये सूट नहीं कर रही। तो उसका हल क्या दिया है एफबीआर ने, टैक्स डिपार्टमेंट ने, कि आप अप्लाई करें। अगर हम देखेंगे हमें लगा कि वाकई आपकी इनकम 1 जुलाई से 30 जून के दरमियान सही कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो हम आपको स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ कर देंगे। फिर जिसको जो भी टैक्स ईयर मिल जाए उसके मुताबिक वो अपनी रिटर्न जमा करवा सकता है। इसलिए मैंने इसकी डिटेल लिख दी है, अदर देन नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल के अलावा कोई भी हो सकता है। यानी कोई भी ऐसा टैक्स ईयर जो 1 जुलाई से स्टार्ट ना हो वो स्पेशल टैक्स ईयर होगा। जिससे अगर 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर में ख़त्म होता है वो भी स्पेशल टैक्स ईयर होगा। अगर 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च में ख़त्म हो जाता है तो वो भी स्पेशल टैक्स ईयर होगा। यानी ऐसा टैक्स ईयर जो नॉर्मल नहीं है वो सारी स्पेशल है। तो इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर में दो तरह के टैक्स ईयर चलते हैं। 90% जो बिजनेस का टैक्स ईयर होता है वो नॉर्मल टैक्स ईयर ही होता है, लेकिन अगर किसी बिजनेस को वो सूट ना कर रहा हो तो फिर वो एप्लीकेशन अप्लाई करके अगर एफबीआर सेटिस्फाई हुआ तो आपको स्पेशल टैक्स ईयर भी अलाउ कर सकता है। तो दो टैक्स ईयर हमारे पास इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में चलते हैं। अब देखते हैं कि इनकम टैक्स में कैलकुलेशन किस तरह होती है। जिससे मैंने भी आपको बता दिया कि इनकम टैक्स का ताल्लुक होता है इनकम से। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल के दौरान हम जितनी भी इनकम अर्न करेंगे हमें उस पे टैक्स देना पड़ेगा। तो देखें ये सिर्फ वही शख्स देगा जिसकी इनकम उस लेवल तक जा रही है जो कि इस साल जो आपने टैक्स ईयर पढ़ना है उसके मुताबिक 4 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। याद रखनी है ये बात, ये जो 4 लाख की लिमिट बता रहा हूँ ये टोटल इनकम की बात नहीं है, ये टैक्सेबल इनकम की बात है। तो टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम में क्या फ़र्क है वो देखें। टोटल इनकम क्या होती है? इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी ऐसी इनकम जो आपने जॉब करके अर्न की साल के दौरान, यानी जो आप जॉब करते हैं कहीं पर भी वहाँ से जो आपको इनकम आती है वो होगी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो इनकम जो आप रेंट से अर्न करते हैं, यानी जिन लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं और वो उसे किराए पे दे के वहाँ से पैसे अर्न करते हैं तो वो आ जाएंगी आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये ईजी है, जो आप साल के दौरान कोई भी बिजनेस करके इनकम अर्न करते हैं वो आ जाएगी हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस में। फिर है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, वो तमाम इनकम जो सेल करेंगे हम, किसको सेल करना है? स्पेसिफिक पर्सनल एसेट्स को। ये एक लिस्ट है, जब मैं इनके रूल्स पढ़ाऊंगा आपको तो फिर हम पढ़ेंगे कि कुछ खास पर्सनल एसेट हैं अगर उनको बेच दें और उस पर प्रॉफिट हो तो वो हमारे पास इस साइड में आ जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मींस तमाम ऐसी इनकम जो ऊपर 4 हेड में नहीं आ रही, उसे हम किस साइड में लिखेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जिस तरह हमने टॉक डिलीवरी शो में चले गए हैं। टॉक डिलीवरी शो क्या होता है? जैसे न्यूज़ चैनल वाले किसी गेस्ट को बुलाते हैं कि जी हमारे शो में आए और उसके पैसे मिल जाते हैं। अब वो जो पर्सन उस शो में गया है और उसके पैसे लिए हैं, ये ना तो उसकी जॉब है, ना ही ये उसकी प्रॉपर्टी है, ना ये उसका कारोबार है, ना ही ये उसका कोई पर्सनल एसेट बिक रहा है। यानी ये ऐसी इनकम आ गई है जो पहले 4 हेड्स में कवर ही नहीं हो रही, उनमें से किसी में भी नहीं आ रही, तो वो फिर हमारे 5वें हेड में आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो टैक्स की कैलकुलेशन के लिए एक पर्सन जो पाकिस्तान में रहता है वो पूरे साल में जो भी इनकम अर्न करेगा वो इन 5 हेड्स की ही इनकम हो सकती है। या तो वो सैलरी से अर्न करेगा, या वो प्रॉपर्टी किराए पे दे के अर्न करेगा, या वो कारोबार करके अर्न करेगा, या वो कोई पर्सनल एसेट बेच के अर्न करेगा। पर्सनल एसेट जैसा एग्जांपल लेते हैं, ज्वेलरी है, एक शख्स ने ज्वेलरी खरीदी, उसने कहा जी रेट बढ़ गए, अब सेल कर दी, उस पर पैसे कमा लिए। या फिर जो चारों हेड्स के अलावा किसी सोर्स से इनकम अर्न करेगा। तो इसका जो टोटल आता है उसे हम कहते हैं ये हमारे पास टोटल इनकम है। तो क्या हमने इस टोटल इनकम पर टैक्स देना होता है? तो उसका जवाब है नहीं, हमने टोटल इनकम पर टैक्स नहीं देना होता, हमने उसमें से डिडक्शंस माइनस करनी होती है।
डिडक्शन माइनस करने के बाद जो इनकम बचेगी उसे हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। डिडक्शन क्या है, यानी देखें अगर हम साल में पैसे कमा रहे हैं तो हम एक साल के दौरान पैसे खर्च भी तो कर रहे हैं, तो जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे, जो बाकी अमाउंट हमारे पास बचेगी उसे हम कहेंगे ये टैक्सेबल इनकम है। तो ये टैक्सेबल इनकम पर हमने टैक्स देना होता है। तो अगर आपकी सालाना इनकम पूरे साल में जितनी भी आपने इनकम कमाई उसमें से डिडक्शंस माइनस कर दें, खर्चे माइनस कर दें, वो माइनस करने के बाद अगर आपके पास 4 लाख से ज़्यादा पैसे बच रहे हैं जिसे हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं, तो फिर इस पर हम टैक्स देंगे। तो ये आपका टैक्स का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमने ये देखना होता है कि टोटल इनकम यानी 5 हेड्स की इनकम, उसमें से डिडक्शन माइनस करनी है। डिडक्शन कौन सी, सारी नहीं, ये डिपार्टमेंट ने लिस्ट दी हुई है। कुछ खास खर्चे हैं अगर ये करेंगे तो माइनस कर सकते हैं, बाकी सारे खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है, वरना तो इस तरह कोई भी टैक्स ना दे। हर शख्स कह दी मैंने तो इतने इतने पैसे खर्च कर लिए, मेरे पास तो बचा ही कुछ नहीं, तो लिहाजा डिडक्शन सारी लाओ नहीं है। डिडक्शन की एक लिस्ट है, वो जब मैं रूल्स पढ़ाऊँगा आपको फिर लिखवाऊँगा। तो फिर ये जो टैक्सेबल इनकम आती है इस पे हम टैक्स पेड करते हैं। टैक्स पेड ऑन टैक्सेबल इनकम आफ्टर सम क्रेडिट एंड रिलीफ। कुछ रिलीफ्स होते हैं इसमें, जिस तरह एक शख्स अगर मजदूर है उसे हम 50% टैक्स माफ़ कर देते हैं, कोई फुल टाइम टीचर है उसको 40% टैक्स माफ़ कर देते हैं। तो कुछ रिलीफ के बाद जो बचता है वो सारा हम टैक्स पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है इनकम टैक्स का। अच्छा, अब देखें सेल टैक्स का स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने डिस्कस किया इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर। इनकम टैक्स होता है वेल्थ टैक्स, यानी जिसकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा बनती है टैक्सेबल इनकम, सिर्फ उस शख्स ने टैक्स अदा करना है। जिसकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा नहीं बनती, 4 लाख या उससे कम है, तो उसने वो टैक्स अदा नहीं करना। इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर ऐसा था कि जिसका टैक्स है सिर्फ वही अदा करेगा, यानी जिस पे टैक्स लग रहा है सिर्फ वही शख्स अदा करेगा। लेकिन सेल टैक्स का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये लग किसी और पे रहा होता है और इसको पे कोई और शख्स कर रहा होता है। जिस तरह देखें सेल टैक्स होता किस पर है, ये गुड्स पर अप्लाई होता है। जो हमारी कंट्री में जितनी चीज़ें सेल परचेज की जा रही हैं उनकी प्राइजेज में ये टैक्स शामिल होता है। उसका होता क्या है, फ़र्ज़ करते हैं टैक्स अप्लाई हो रहा है मैन्युफैक्चरर पर, लेकिन इसको अदा कौन कर रहा है, वो शख्स जो चीज़ खरीद रहा है, यानी हम लोग। यानी सेल टैक्स ऐसा टैक्स है जो हर शख्स अदा कर रहा है। मैं अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदता हूँ तो उसके अंदर कीमत में ही वो टैक्स शामिल है, इट मीन्स मैंने वो टैक्स अदा कर दिया। तो सेल टैक्स का स्ट्रक्चर और इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, बल्कि एक तरह से ऑपोजिट चीज़ें हैं। इनकम टैक्स जिस पर लगा उसी ने अदा किया, सेल टैक्स अप्लाई किसी पर हो रहा है, पे किसी और की जेब से जा रहा है। तो देखें इस सेल टैक्स के स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि सेल टैक्स का जो ईयर होता है यानी कैलकुलेशन पीरियड होता है वो 1 मंथ होता है। ये मंथली कैलकुलेट किया जाता है और हर नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक हमने इसको अदा कर देना होता है। तो इसमें 2 तरह के टैक्स आते हैं। एक को हम कहते हैं आउटपुट टैक्स, ये वो टैक्स होता है जो सेल वाली चीज़ों पर हो। जिस तरह एक दुकानदार है वो जो चीज़ें सेल कर रहा है ये उस पे टैक्स है। तो देखें इट इज़ द टैक्स कलेक्टेड, तो ये वो टैक्स हुआ जो उस दुकानदार के पास जमा हो गया। देखें जब उसने सेल की तो उसके पास पैसे आएंगे प्रोडक्ट्स के, तो जो प्रोडक्ट्स के पैसे उसके पास आ रहे हैं उनमें टैक्स के पैसे भी तो शामिल हैं, उसकी सेल प्राइस में वो टैक्स के पैसे भी शामिल हैं। ऐसे टैक्स को हम कहते हैं आउटपुट टैक्स, यानी टैक्स ऑन सेल्स। ये वो टैक्स होता है जो हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। फिर है हमारे पास इनपुट टैक्स, ये ऐसा टैक्स होता है जो परचेज पे होता है, टैक्स ऑन परचेजेस। यानी एक शख्स जो चीज़ें खरीद रहा है, जिस तरह मैंने दुकानदार की एग्जांपल ली कि अगर वो चीज़ें सेल कर रहा है तो उसके पास टैक्स आ रहा है। सेम इसी तरह जो चीज़ें उसने सेल की हैं वो ख़रीदी भी तो होंगी उसने, तो जब वो चीज़ें उसने ख़रीदी होंगी और उन चीज़ों की कीमत अदा की होगी तो उसी के साथ उसने टैक्स पे भी कर दिया, इसलिए हम कह रहे हैं इट इज़ द टैक्स पेड।
तो ये वो टैक्स है जो हमने अदा कर दिया। तो देखें ये सेल टैक्स का इतना अच्छा सिस्टम है कि होता क्या है, एक शख्स जब सेल करता है तो उसके पास टैक्स के पैसे आ जाते हैं, और एक शख्स जब परचेज करता है तो वो टैक्स के पैसे अदा कर चुका होता है। तो दो टैक्स आ गए हमारे पास, एक आउटपुट टैक्स और एक इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स जो हमारे पास इकट्ठा हो गया, इनपुट टैक्स जो हमने अदा कर दिया। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो वो टैक्स निकल आएगा जो हमारे पास बच गया है, जो हमारा नहीं है, जो एक्चुअली गवर्नमेंट का है। तो वो हम गवर्नमेंट को फिर जाके जमा करवा देते हैं। तो देखें ज़रा इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। जैसा मैंने एग्जांपल ले ली कि जो हमने आउटपुट टैक्स इकट्ठा किया, हमारे पास आया सेल करके, वो ज्यूम किया मैंने 10,000 हमारे पास आउटपुट टैक्स आया, और जो हमने चीज़ें खरीदी थी उन पे जो टैक्स पे किया था इनपुट टैक्स वो 8,000 था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 2,000, वो हमारा सेल्स टैक्स पेएबल आ जाएगा जो हम गवर्नमेंट को अदा कर रहे हैं। अभी हमें पता कैसे चलता है भाई ये 10,000 आया या 8,000 आया। तो जो सेल टैक्स का फिक्स रेट है वो है 17%। यानी जितनी भी चीज़ें हमने खरीदी होती हैं उसका अगर हम 17% ले लें तो हमारे पास इनपुट टैक्स आ जाता है, और जो भी सामान हमने सेल किया होता है उसका अगर हम 17% ले लें तो हमारे पास आउटपुट टैक्स आ जाता है। फिर हम अगर इनको माइनस कर दें तो जो डिफरेंस है वो हमारे पास सेल टैक्स पेएबल निकल आता है, जो कि हमने गवर्नमेंट को अदा करना होता है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है ज़रा सेल टैक्स का।